जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब एकेडमी पर। आज कुटुंब एकेडमी आपके लिए उत्तराखंड जीके और हिंदी की एक क्लास 11 लेकर आया है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया है, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा में आने के लिए पूरे के पूरे संभावित रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1। कुमाऊं से प्रथम व्यक्ति जो वर्ष 1922 में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य बने, वो कौन थे? ऑप्शन ए बैरिस्टर मुकुंदलाल, ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी गोविंद प्रसाद घड़ियाल या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। कुमाऊं से वर्ष 1922 में जो संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य बने थे, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इसलिए आपका राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। अब गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ये 10 सितंबर को हुआ था। 10 सितंबर को हुआ था। और उत्तराखंड में इनके जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत, जो वर्ष 1922 में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य बने थे। कुमाऊं से प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 2। निम्न में कर्ण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए रानी ने भिखारी को दान दिया, ऑप्शन बी तोता पेड़ से उड़ गया, ऑप्शन सी रमेश कमरे में है, ऑप्शन डी राधा ने कलम से पत्र लिखा। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। रानी ने भिखारी को दान दिया। रानी ने भिखारी को दान दिया, इसमें जो कारक यूज हो रहा है, जो कारक लग रहा है, इसमें संप्रदान कारक लग रहा है। कौन सा? संप्रदान कारक लग रहा है। क्योंकि संप्रदान कारक ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को या किसी को कोई चीज ली जाती है, दी जाती है, तो उसमें संप्रदान कारक लगता है। संप्रदान कारक का क्या चिन्ह है? के लिए के वास्ते। तोता पेड़ से उड़ गया, इसमें अलगाव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। इसमें अलगाव हो रहा है। रमेश कमरे में है। रमेश कमरे में है, ये कौन सा है? अधिकरण है। इसे अधिकरण है। अधिकरण, क्योंकि इसमें में अधिकरण कारक लगा हुआ है। राधा ने कलम से पत्र लिखा। राधा ने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा? कलम से पत्र लिखा। यानी कर्ता ने कलम को कर्ण से के द्वारा, यानी माध्यम क्या है पत्र लिखने का? कलम। इसलिए आपका सही आंसर यही होगा, कर्ण कारक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए विवाह के समय, ऑप्शन बी महिला के प्रथम बार मायके आने पर, ऑप्शन सी सगाई के समय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल क्षेत्र में जो थड़िया नृत्य किया जाता है, ये महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। जो नवनिवेदा महिला होती है, जब अपनी पहली बार अपने मायके में आती है, तो अपने खुले आंगन में इस नृत्य को किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बावन नदियों का संगम और सर्पगंधा किसकी रचना है? ऑप्शन ए शेखर पाठक, ऑप्शन बी लीलानंद कोटनाला, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी या ऑप्शन डी भवानी प्रसाद थपलियाल। बावन नदियों का संगम और सर्पगंधा, ये जो रचनाएं हैं, ये शैलेश मटियानी जी की रचना है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी जी, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, इसके अलावा जैसे चंद औरतों का शहर,
कागज की नाव, मानसरोवर का हंस, और इनकी जो पहली रचना है मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं शैलेश मंडानी जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के लिए पूरे की पूरी संभावित रहेंगी। प्रश्न नंबर 5, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हरिद्वार से, ऑप्शन बी ऋषिकेश से, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाड़ू घड़ी जो यात्रा है ये आपके टिहरी से शुरू होती है, टिहरी से, टिहरी राज्य से शुरू होती है। और गाड़ू घड़ी होता क्या है? गाड़ू घड़ी एक चांदी का पात्र होता है। किसका? चांदी का पात्र, जिसमें बद्रीनाथ के लिए तिल का तेल ले जाया जाता है अखंड ज्योति जलाने के लिए। किसके लिए? अखंड ज्योति जलाने के लिए। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी राजस्थानी। ब्रज भाषा जो ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। इसकी कुछ भाषा और है, जैसे कन्नौजी, बांगरू, कौरवी, इसकी कुछ प्रमुख और भाषाएं हैं। इसलिए आपका राइट आंसर दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण का 30वां खंड उत्तराखंड की भाषाएं किस वर्ष हिंदी में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2013 में, या ऑप्शन डी 2014 में। भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण का 30वां खंड उत्तराखंड की भाषाएं ये वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो संपादक थे एक शेखर पाठक, एक गणेश देवी, तो इसलिए दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा वर्ष 2014 में भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण का 30वां खंड उत्तराखंड की भाषाएं का हिंदी में प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 8, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी विकर्ष, या ऑप्शन डी विकृत। उत्कृष्ट शब्द का जो विलोम शब्द है इसका मिलता जुलता अर्थ होता है निकृष्ट, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और निष्कर्ष का अर्थ होता है निम्न। इसलिए दिए गए सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए परिवन, ऑप्शन बी प्रवेश, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी गणवेशा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। परिवन, परिवहन हमेशा होता है। क्या? परिवहन हमेशा होता है, यानी होती नहीं है, तो यह आपका पुरुषलिंग है। प्रवेश, प्रवेश हमेशा किया जाता है या प्रवेश होता है, यह भी आपका पुरुषलिंग है। संविधान, संविधान हमेशा पढ़ा जाता है। क्या? पढ़ा जाता है, तो ये भी आपका पुरुषलिंग हुआ। गणवेशा, गणवेशा यानी वेशभूषा, यानी वेशभूषा जो हमेशा पहनी जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, निम्न वृक्षों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए देवदार, चीड़, सागौन, भोजपत्र, ऑप्शन बी सागौन, भोजपत्र, देवदार, चीड़, ऑप्शन सी सागौन, देवदार, चीड़ और भोजपत्र, ऑप्शन डी सागौन, चीड़, देवदार, भोजपत्र। चलिए शुरू करते हैं। सागौन, पहले सागौन लेते हैं। सागौन 900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद चीड़ जो 1000 से 2000 मीटर तक पाया जाता है। उसके बाद दे रखा है देवदार। देवदार जो है 2000 से लेके 3000 मीटर तक पाया जाता है। और फिर आपका आता है भोजपत्र। भोजपत्र, भोजपत्र आपके 2700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक पाया जाता है। इसलिए सागौन, चीड़, देवदार और भोजपत्र, यानी पहले सागौन, फिर चीड़ और चीड़ के बाद देवदार और देवदार के बाद भोजपत्र। तो ये किस में दे रखा है? देवदार, ये गलत है आपका। सागौन, भोजपत्र, ये भी गलत है आपका। सागौन, देवदार, ये भी गलत है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा सागौन, चीड़, देवदार और भोजपत्र, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, विर्थी किमसेन तिन्था क्या है? ऑप्शन ए जल प्राप्त, ऑप्शन बी बुग्याल, ऑप्शन सी आभूषण या ऑप्शन डी गढ़वाल के लोकगीत। कीर्थी किमसेन तिन्था ये पिथौरागढ़ के क्या है? जल प्राप्त है। क्या? जल प्राप्त है, यानी जल प्राप्त है नहीं, झरने हैं। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, घर आवास भवन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अंशुक, ऑप्शन बी निलय, ऑप्शन सी वारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घर आवास भवन का पर्यायवाची अंशुक, अंशुक कहा जाता है। अंशुक जो कहा जाता है ये सूती वस्त्र को कहा, किसे नहीं, सॉरी सूती नहीं, रेशमी वस्त्र को कहा जाता है। रेशमी वस्त्र को कहा जाता है। इसका मतलब ये आपका वस्त्र का पर्यायवाची हुआ। निलय, निलय का अर्थ होता है आवास, यानी रहने का स्थान, या जैसे जैसे भवन या फिर घर या फिर आवास, या आप डेरा भी कह सकते हैं। तो आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही होगा। वारण, अब वारण के बारे में जान लेते हैं। वारण जो कहा जाता है ये हाथी को कहा जाता है। किसे? हाथी को कहा जाता है। हाथी को कुंजर भी कहा जाता है। क्या? कुंजर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13,
कौन सी शताब्दी में नागों ने कुणिद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी में या ऑप्शन डी 3री शताब्दी में। नागों ने जो कुणिद राजवंश को समाप्त किया था ये 5वीं शताब्दी में किया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी नागों ने कुणिद राजवंश की जो सत्ता समाप्त की थी और फिर उसके बाद उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। और नागवंश को मौखरी वंश के द्वारा समाप्त किया गया था। मौखरी वंश के द्वारा समाप्त किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में। और जिसके बाद उत्तराखंड में किसका शासन हो गया था? मौखरी वंश का। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि नाग वंश के बाद उत्तराखंड में किसका शासन रहा, तो मौखरी वंश का रहा। तो जवाब आंसर देंगे मौखरी वंश। प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर के रचनाकार जो हैं वह मनोहर श्याम जोशी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हम लोग, काकाजी कहिन, टाटा प्रोफेसर, इनका एक प्रसिद्ध नाटक भी है बुनियाद। इनकी एक फिल्म भी बनाई गई थी, इनमें फिल्म भी बनाई थी, पापा कहते हैं। पापा कहते हैं। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम जर्मनी पर एक उड़ती नजर के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी, जो कि इनकी एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 15, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो पाटली दून है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है, इसके बीच में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिम कॉर्बेट ये एशिया का और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 11 मई 1936 में हुई थी, नेशनल हेली पार्क के रूप में। नेशनल हेली पार्क के रूप में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और एक पौड़ी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में है। तो इसलिए कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा पाटली दून जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 16, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए वर्षा जमा ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा धन त्रु, ऑप्शन सी वर धन ऋतु या ऑप्शन डी वर्षा धन ऋतु। वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद जो बनता है वर्षा धन ऋतु बनता है। और इसमें कौन सी संधि यूज हुई है? इसमें गुण संधि यूज हुई है। कौन सी? गुण संधि लगी हुई है। गुण संधि कैसे लगी हुई है? वर्षा यानी आ प्लस री
जब वर्षा और री का मेल होता है तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि वर्षा ऋतु में कौन सी संधि है, तो आप आंसर देंगे गुण संधि। प्रश्न नंबर 17, परमार्थ निकेतन आश्रम के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्वामी शुक्रदेव आनंद, ऑप्शन बी स्वामी विशुद्धानंद, ऑप्शन सी महर्षि योगी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। परमार्थ निकेतन आश्रम ये ऋषिकेश में है। कहां पर? ऋषिकेश में है। और इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो स्थापना की थी, स्वामी शुक्रदेव आनंद के द्वारा की गई थी। शुक्र देवानंद के द्वारा की गई थी। और वर्ष की बात करें, किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में। तो आपके दिए गए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, द्वीप होता है क्या? शत्रु, टापू, हाथी, कमल। द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। ये हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का, हाथी के कुछ पर्यायवाची और भी हैं, जैसे कि मतंग। हाथी को मतंग भी कहते हैं। हाथी को कुंजर भी कहते हैं। हाथी को करीबी कहते हैं। हाथी को ऐरावत भी कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द्वीप किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 19, कतुरी वंश में तहसीलदार को कहते थे। ऑप्शन ए परामातार, ऑप्शन बी करिका, ऑप्शन सी कुलचारिक, या ऑप्शन डी थोकदार। कतुरी वंश में जो परामातार होता था, ये भूमि नापने वाला होता था। कौन? भूमि नापने वाला। करिका, कतुरी वंश में जो करिका होता था, मुख्य राजमिस्त्री होता था। कौन? मुख्य राजमिस्त्री। कुलचारिक, कुलचारिक कतुरी वंश में तहसीलदार को कहा जाता था। तहसीलदार को कहा जाता था। और जो थोकदार, थोकदार होता था, ये नगर का प्रशासक होता था। नगर का प्रमुख प्रशासक। नगर का प्रमुख प्रशासक। तो इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तहसीलदार को कुलचारिक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 20, गोरापन शिवानी की यात्रा वृतांत चरेवेती किस पर आधारित है? ऑप्शन ए लंदन की यात्रा पर, ऑप्शन बी रूस की यात्रा पर, या ऑप्शन सी अमेरिका की यात्रा पर, या ऑप्शन डी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। गोरापंत शिवानी की एक यात्रा वृतांत है चरेवेती, जो कि इनकी रूस यात्रा पर आधारित है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लंदन की यात्रा पर इनका एक और वृतांत है, जिसका नाम है यात्रिकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि यात्रिकी किसकी रचना है या किसका यात्रा वृतांत है, तो आप आंसर देंगे गोरापन शिवानी। यदि क्वेश्चन बनता है कि यात्रिकी गोरापन शिवानी की किस यात्रा से संबंधित है, तो लंदन यात्रा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21, मसूरी स्थित पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एच फैकनर के द्वारा, ऑप्शन बी कैप्टन फ्रेडरिक यंग के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मैकिन के द्वारा, या ऑप्शन डी जॉर्ज थॉमसन लुसिंगटन के द्वारा। जो जॉर्ज थॉमसन लुसिंगटन थे, ये कुमाऊं कमिश्नर थे। कुमाऊं कमिश्नर, जिन्होंने त्राई जिले का गठन किया था। जॉन मैकिंग ने मसूरी में कैंपटी फॉल है, इसको इन्होंने इसे
पर्यटक रूप में विकसित किया था। कैप्टन फ्रेडरिक यंग, इनके द्वारा मसूरी की खोज की गई थी। मसूरी की खोज। और डॉक्टर एच फैकनर के द्वारा ही मसूरी में कंपनी गार्डन को लगाया गया था, जो कि एक पर्यटक स्थल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 22, हिंदी कविता में स्वछंद छंद रचना का सूत्रपात निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी गजानन मुक्तिबोध, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्वछंद यानी मुक्त छंद, और मुक्त छंद के जो प्रवर्तक हैं वो है निराला जी। कौन? निराला। इनकी एक रचना है जूही की कली, जो मुक्त छंद पर है पूरी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23, टिहरी मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए भवानी शाह के द्वारा, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह के द्वारा, ऑप्शन सी प्रताप शाह के द्वारा, या ऑप्शन डी नरेंद्र शाह के द्वारा। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की थी अपने नाम से, और इन्हीं के द्वारा ही टिहरी मसूरी और श्रीनगर के राजमार्ग का निर्माण भी कराया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की स्थापना की थी, और भवानी शाह सुदर्शन शाह के पुत्र थे, जिन्होंने यमुनोत्री में मां यमुनोत्री जी की काले रंग की मूर्ति स्थापित की थी। काले रंग की मूर्ति स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 24, राम आम खाता है में प्रयुक्त क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, या फिर ये सभी। राम आम खाता है, इसमें जो क्रिया के दो भेद होते हैं, ये आपको पता होगा। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया, कर्ता और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, जबकि अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता, सिर्फ क्रिया और कर्ता ही उपस्थित होता है। इसलिए क्वेश्चन दे रखा है राम आम खाता है, यानी इसमें क्रिया भी है, कर्ता भी है, और क्या, कर्म भी है। यानी राम क्या है, कर्ता है, खाना एक क्रिया है, और आम जिस पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य का क्या, कर्म पड़े, यानी कर्म क्या है उसका, आम खाना। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यह एक कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अभी मैंने आपको बताया सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों उपस्थित होती है। प्रश्न नंबर 25, भोटिया भाषा में लक्षेप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अंगूठी, ऑप्शन बी झुमका, ऑप्शन सी लॉकेट, ऑप्शन डी पाजेब। भोटिया भाषा में जो लक्षेप कहा जाता है ये अंगूठी को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 26, भूंजी भांग ना होना मुहावरे का अर्थ है? नशे में चूर होना, ऑप्शन बी दरिद्र होना, ऑप्शन सी होश में ना रहना, ऑप्शन डी भांग ना मिलने से नशा ढूंढना। भोजी भांग ना होने का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या होता है, दरिद्र होता है।
दरिद्र होता है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, टिहरी में बंटा जल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी मन मंथन के द्वारा, ऑप्शन सी वीरेंद्र सकलानी के द्वारा, या ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन के द्वारा। बंटा जल आंदोलन टिहरी में वर्ष 1976 में चला गया था। कब? वर्ष 1976 में चला गया था। और किसके लिए चला गया था ये? अलकनंदा नदी के जल के लिए। अलकनंदा नदी के जल के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए। और ये किसके द्वारा चला गया था? ये स्वामी मनमंथन के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने स्वामी मनमंथन ने भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना भी की थी। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इन्होंने भुवनेश्वरी महिला आश्रम की भी स्थापना की थी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टिहरी में बंटा जल आंदोलन स्वामी मनमंथन के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 28, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी अलंकार। उपसर्ग वाक्य के शुरू में लगते हैं, वाक्य के शुरू में लगते हैं, शब्द के शुरू में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं। जो वाक्य के शुरुआत में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। कहां पर? शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29, मुगल सेना नायक ख्वास खां ने किसके दरबार में शरण ली थी? ऑप्शन ए भारती चंद, ऑप्शन बी रुद्रचंद, ऑप्शन सी थौरचंद, ऑप्शन डी माणिक चंद। जो मुगल सैनिक ख्वास खां था, ये शेरशाह सूरी के साथ था। शेरशाह सूरी का सेना नायक था, और इसने कुमाऊं में चंद शासक माणिक चंद के दरबार में शरण ली थी। क्या? शरण ली थी। और किस वर्ष ली थी? अगर वर्ष की बात करें तो वर्ष 1540 से 41 के बीच में इसने शरण ली थी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30 और आज का आखिरी प्रश्न, कविता में जहां शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार है, वह अलंकार कौन सा भेद होता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, या उपरोक्त सभी? शब्द अलंकार जिसमें शब्द का प्रयोग होता है, अर्थालंकार जिसमें अर्थ का प्रयोग होता है, और उभय अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों यूज होते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये थे हमारे आज के टॉप 30% जो कि आपके पेपर में आने के लिए पूरे के पूरे संभावित हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली आगामी वीडियो आपको मिल सके और आपके एग्जाम को आप क्रैक करने के लिए आपके लिए सहायता कर सके। जब तक के लिए धन्यवाद।